हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, ठीक है। और उसके लिए आपको एटम क्या होता है इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हम स्टार्ट करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। तो देखिए, the word atom has been derived from the Greek word atomio, meaning uncuttable और non-divisible। मीन्स ये एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है अनकटेबल, मीन्स जिसको और हम नहीं काट सकते या जिसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। काफी समय तक यही माना गया था कि एटम सबसे छोटा होता है, बट बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी और भी चीजें होती हैं। एन एटम इज कम्पोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, मीन्स उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ई माइनस से डिनोट किया जाता है, किससे? ई माइनस से, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिव का मतलब ही होता है माइनस। और प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको या तो पी प्लस से डिनोट किया जाता है या क्यू प्लस, ठीक है, और इसको क्यू माइनस। बट इलेक्ट्रॉन आपका ई माइनस और पी, प्रोटॉन आपका पी प्लस होता है, ये तो सिंपल चार्ज को डिनोट करने के लिए होता है। और न्यूट्रॉन आपका होता है एन, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो एटम क्या होता है? सबसे छोटी चीज होती है। एटम 3 चीजों से बना होता है जो हमारे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सारी की सारी चीजें एटम से बनी होती हैं। बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे ये सब बने होते हैं। और हमारे पास डिफरेंट, मतलब अलग अलग एटम्स हैं, जो आप अगर केमिस्ट्री का आपने नॉलेज है तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, एटम का ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एटम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो चीज है ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में यहाँ पे ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें से आपके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आपके एटम के इस न्यूक्लियस में होते हैं, एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें से हमने बताया कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है। इसके बाद ये जो होते हैं ये होती है ऑर्बिट। ये क्या कहलाती है? ऑर्बिट, ठीक है। फिर और इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्योंकि ये कॉपी में इसलिए आपको ये 2D लग रहा है, बट ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब एटम का ये रूल होता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एटम का, जिसमें न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब तो देखिए, अब होता क्या है कि जो एटम आपका होता है, कोई सा भी आप एटम ले लीजिए, आपको अगर केमिस्ट्री का नॉलेज है तो कई प्रकार के एटम होते हैं। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कई प्रकार के एटम्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो आप कोई सा भी एटम ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे ये हम इसमें काउंट कर लीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम कहते हैं कि वो एटम स्टेबल है। एटम क्या है? स्टेबल है, ठीक है। और अगर उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उससे कम होते हैं,
तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, किसी से मतलब दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, दूसरे एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और इन केस अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब आप कहेंगे कि 8 ऑर्बिट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिट में तो एक्स्ट्रा कैसे होंगे। कोई जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो सोडियम में अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो होगा 2, 8 और 1। ठीक है, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होंगे, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें 1 होगा। ठीक है, तो अब सोडियम को क्या है कि अगर ये अपने लास्ट ऑर्बिट को स्टेबल करना चाहता है या खुद को स्टेबल करना चाहता है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। इसको क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और होता क्या है कि जब हम एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो उनको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज होता है। ठीक है, उनको बहुत ताकत लगती है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए भी और इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए भी। तो सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले या फिर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो लेगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वो देगा तो उसको इतनी ज्यादा एनर्जी की। तो क्या होगा कि सोडियम क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और ये कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, किसी भी एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है तब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो इन प्रोटॉन्स का क्या काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उनका ये काम होता है कि वो उसको अट्रैक्ट करके रखें। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, प्रोटॉन्स उनको अपनी तरफ खींच के रखते हैं। बट जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे 1 ऑर्बिट हुआ, 1 ऑर्बिट हुआ, 2 ऑर्बिट हुए, 3 ऑर्बिट हुए, तो ऑर्बिट जैसे से बढ़ती जाती है, सेंटर से, न्यूक्लियस से, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ती जाती है। तो जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जितनी ज्यादा ऑर्बिट होंगी, उनके लूज होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने के कारण कम होने लगता है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। दूसरी बात, प्रोटॉन्स कभी भी लूज नहीं होते, प्रोटॉन्स कहीं नहीं जाते, वो हमेशा न्यूक्लियस में ही रहते हैं और उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही लूज होते हैं या गेन होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एटम से जाते भी हैं और एटम में आते भी हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये सोडियम का ही एग्जाम्पल लें, ठीक है, सोडियम का ही हमने एग्जाम्पल लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना या गेन होना, इससे क्या होता है कि बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं। तो उन बॉन्ड के बारे में भी हम आपको बता देते हैं जिनको हम बोलते हैं एटॉमिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एटॉमिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक बॉन्ड। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि शेयरिंग कैसे होती है। ठीक है, अ मटेरियल इज ए कंडक्टर और अ सेमी कंडक्टर और एन इंसुलेटर डिपेंड्स लार्जली अपॉन व्हाट हैपन्स टू द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक मटेरियल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो कंडक्टर होगा कि सेमी कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा। वो डिपेंड करता है कि उनका जो आउटर मोस्ट सेल है, एटम का आउटर मोस्ट सेल है, उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक बॉन्ड बेसिकली 2 टाइप्स के इधर पे कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें से इन 3 को तो हम बहुत इजीली समझते भी, पढ़ते भी हैं, और जो एक और है वो आपको क्लास 10th या 9th में आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, एटॉमिक बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी और दूसरा होगा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी के पहले ये 3 टाइप से, मेटेलिक, कोवेलेंट एंड आयोनिक। आप इसको यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ केमिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइमरी बॉन्ड है, मेटेलिक, कोवेलेंट एंड आयोनिक। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि मेटेलिक क्या होता है, कोवेलेंट क्या होता है और आयोनिक क्या होता है। ओके, सो मेटेलिक बॉन्ड, इन मेटेलिक बॉन्ड्स
atom give up their balanced electrons to form clouds of electrons which is shared by all atoms. A metallic bond is formed by sharing of many detached electrons between many positively charged ions and there is strong attraction force बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी कि बाय चांस अगर कभी आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए एग्जाम में तो आप लिख सकें। बाकी इस डेफिनेशन से आपको समझ में आया कि नहीं वो तो आप ही बता सकते हैं, बट मैं आपको समझाती हूँ। देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, सोडियम का, ठीक है। तो जब सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब उसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, ठीक है। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने अपना क्या किया, लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, तो उसके पास प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पास अब हो गए कितने, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो गया। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 3 तक वो कर सकता है, तो अगर लूज करता है तो जितने भी वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतना ही प्लस साइन आ जाता है। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर क्या आ गया, +1, ठीक है। अब कोई भी जब आप कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, कंडक्टर मीन्स मेटल्स लेते हैं क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स में बनता है, ठीक है। 2 मेटल्स, एटॉमिक जो मेटल्स होते हैं उनके बीच में ये बॉन्ड बनता है। तो जो कंडक्टिंग या मेटल्स जो होते हैं वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उनके पास 1-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने सोडियम का एग्जांपल लिया या फिर हम कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये खुद प्लस बन गया, ठीक है। दूसरा कॉपर उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये खुद प्लस बन गया, क्योंकि एक छोटी सी छोटी चीज में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो अगर एक कॉपर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो मिलियंस ऑफ कॉपर्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ये आपस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि किसी दूसरे एटम के पास नहीं जाते हैं, ये आपस में ही, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इससे अट्रैक्ट नहीं होगा, इससे अट्रैक्ट नहीं होगा, ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, किसी भी एटम से, कॉपर के एटम से ये अट्रैक्ट हो सकता है। तो उसमें यही होता है कि ये जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये यहाँ पे जितने भी प्लस आयंस हैं जो इन्हीं का इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद ये जो प्लस आयंस बने हैं, इनमें से किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो इसके कारण ही इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और इसलिए ये बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, विच इज शेयर्ड बाय ऑल एटम्स, ठीक है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जितने भी एटम्स होते हैं सबके साथ शेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन सबके लिए है, ये इलेक्ट्रॉन इन सबके लिए है, ठीक है। A metallic bond is formed by sharing of many detached electrons. ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे निकल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ शेयर होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये जो बॉन्ड बनता है ये आयंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मेटल, विद इन द सेम एटम, ठीक है, में बनता है। ये आपको क्लियर हो गया मेटालिक बॉन्ड, और ये मेटालिक बॉन्ड ही है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से समझाएगा, ठीक है। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बनता है। मेटालिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड अमंग मेटल्स, मेटल्स से ही
मेटल के बीच में एक मेटल हो या दो मेटल हो, ठीक है, क्योंकि एलॉयज भी होते हैं। तो पर होता क्या है कि सिर्फ मेटल्स के बीच में ही बनता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं होते हैं इसमें, ना ही नॉन मेटल्स में बनता है, ये सिर्फ मेटल्स में बनता है। तो देखिए ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिटिव आयन से ये शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। द बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि ये जो बॉन्ड है ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। मीन्स या तो सेम एटम्स के बीच में बन जाता है या अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में बनता है, ठीक है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में होती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है ये क्या किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। हमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में। तो हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, ठीक है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो होगा 287, मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो क्लोरीन का हमने 7 डॉट बना दिए, इसको हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर, 7 डॉट बना दिए। और ये दूसरा क्लोरीन, इसमें भी हमने ये 7 डॉट बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग, मीन्स कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला इसका है, सेम ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी है। तो अब इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, तो इसमें क्या बन जाएगा, Cl2, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग से, इसलिए हम इसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और ये नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2O का, क्योंकि आपका हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है और ऑक्सीजन भी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6, मीन्स ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 1। तो इन दोनों ने ये शेयरिंग कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, 1 और ये 2, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक और हाइड्रोजन आएगा और ये इस तरीके से इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो अब इसके पास 8 हो गए और इन दोनों के पास 2 2 हो गए, ये भी स्टेबल हो गए, ये भी स्टेबल हो गए, और इस तरीके से आपका बन गया H2O। तो इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। अब हम आते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एंड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स बाय द ट्रांसफर ऑफ one or more balanced electrons of one atom to the other atom, like, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड में कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मेटेलिक बॉन्ड में हमने पढ़ा कि विद इन द एटम्स ही वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर आयंस फॉर्म हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। बट इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, इसमें डोनेट कर दे रहे हैं, भाई ये इलेक्ट्रॉन आपका है, मुझे नहीं चाहिए अब, ठीक है। दान, एक तरीके से दान कर दिया उसने, परमानेंटली उसको दे दिया, ठीक है। क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है और ये वाला बॉन्ड जो होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर मीन्स हम NaCl का अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, ठीक है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये मेटल है, ठीक है, और ये नॉन मेटल है, ओके। ये सोडियम क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, डोनेट कर देगा, टेक इट, आई डोंट वांट, ओके, इसको दे दिया।
तो अब ये क्या हो जाएगा, सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, ठीक है, कैसे, ये वाले, ओके, और इसका इसमें भी 8, हाउ, ये एक इसने इसको दे दिया तो ये 8 हो गए। तो इसको हम ये 8 से ऐसे नहीं बताएंगे, हम इसको सिंपल ऐसे बताएंगे कि सोडियम के पास 1 था, क्लोरीन के पास 7 थे, ठीक है, और इसने अपना 1 इसको दे दिया। तो इसमें कंप्लीटली वो दे देते हैं और इस तरीके से ये बन गया NaCl। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दे देते हैं, इसलिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। मेटेलिक बॉन्ड से तो वीक होता है, बट कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आपको ये आयनिक बॉन्ड भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेकेंडरी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स पे, ठीक है, जो कि है डाइपोल बॉन्ड। क्या है, डाइपोल बॉन्ड, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर समझना है तो आपको बॉन्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स आर कॉल्ड डाइपोल। अब आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है ना, HF का मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 7, ठीक है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हाइड्रोजन के पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स भी है तो इसके पास होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास होगा 10, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या हो जाता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इस कारण से इसकी जो पोलैरिटी होती है, या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये हायर पोटेंशियल हो जाता है, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये लो पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी वजह से ये आपका हो जाता है पॉजिटिव में और ये आपका हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। और ये 2 पोटेंशियल या 2 पोल बनने के कारण ये कंप्लीटली हो जाता है डाइपोल। बट इसमें क्या है कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स दिया है ना ही इलेक्ट्रॉन लिया है, पहले से जो बॉन्ड बना हुआ है उसी में पोलैरिटी कम ज्यादा होने के कारण एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से जो 2 पोल बन जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे 2 पोल बनते हैं इसलिए इसको हम डाइपोल कहते हैं, ठीक है, उस वजह से ये बॉन्ड बनता है। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, या यूं कहा जाए कि ये एक बॉन्ड के अंदर होता है बॉन्ड, तो इसको ज्यादा नहीं देखा जाता है या ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। बट डाइपोल एक्चुअली में क्या होता है कि एक आपका एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, दूसरा कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, 2 पोल बन जाते हैं। इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं डाइपोल, और इसको हमेशा डॉट से, इस तरीके से डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल लें, क्लोरीन, ठीक है, जो Cl2 हम बनाते हैं, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमने ये 2 क्लोरीन लिए है, ओके। अब इनमें क्या होता है, जब ये म्यूचुअल शेयरिंग होके जब ये बनता है बॉन्ड, तो क्या होता है कि ना तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो ये यहाँ पे डाइपोल नहीं बन रहा है, यहाँ पे डाइपोल बॉन्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो इन दोनों के बीच में है वो सेम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, दोनों में सेम है, ओके। अगर हम एक एग्जांपल और लें, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल्स होंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने लिया HCl, ठीक है, सेम HCl, तो H में होता है 1 एटम और Cl में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 7 एटम, फिर इनके बीच में ये शेयरिंग होगी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसके पास 7, टोटल मिला के इसके पास होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट ये दे रहा है और आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इनके, बट इसका ऊपर हो जाएगा प्लस साइन और इसके ऊपर हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होता है, ये जो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज,
इनमें डिफरेंस आने के कारण, दो एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में जो दो डिफरेंस आता है, तो ये जो दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, तो यही इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है पोल्स की वजह से, और यहाँ पे दो पोल्स रहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डाइपोल बॉन्ड। उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बॉन्ड। और ये दो एटम्स के बीच में जो पहले से बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड बनने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में जो डिफरेंस आता है, उस वजह से ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम आते हैं व्हाट आर चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है, बहुत सालों पहले तक तो सिर्फ यही पता था कि एक ही चार्ज होता है, लेकिन बाद में ये और एक्सपेरिमेंट्स जब करते गए तो उससे हमको पता चला कि दो चार्जेस होते हैं। इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एटम्स के बारे में क्यों बताया, क्योंकि जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया था किसका, सोडियम का और क्लोरीन का। ठीक है, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास क्या होता है कि 11 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो अपना दे चुका है, और स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होते हैं। इसके पास क्या हो जाते हैं, 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, एक नेगेटिव ज्यादा होता है, तो ये हो जाता है Cl माइनस। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, एक प्रोटॉन ज्यादा होता है, तो ये हो जाता है Na प्लस। यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। बट क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम नॉन मेटल्स तो कंसिडर करेंगे नहीं। ठीक है, हमको मेटल्स कंसिडर करना है, तो हम मेटेलिक बॉन्ड पे काम करेंगे। किस पे करेंगे? मेटेलिक बॉन्ड पे काम करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं विद इन द एटम्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं विद इन द एटम्स, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझना था, इसलिए आपको एटम समझना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं पॉजिटिव चार्ज पर। A positive charge occurs when number of protons exceeds the number of electrons। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स घट जाते हैं। लेकिन देखिए प्रोटॉन्स तो क्या होता है, कहीं आते जाते नहीं है, तो प्रोटॉन्स की संख्या कैसे बढ़ती है? जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कम कब होते हैं? जब या तो वो उनमें किसी को वो दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम जब किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो कम हो जाते हैं, डोनेट कर देता है, शेयर कर देता है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज में बी क्रिएटेड बाय एडिंग प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स तो इधर उधर जाते नहीं, तो इसलिए प्रोटॉन्स तो ऐड हम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने लिखा मे बी टू एन एटम। एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव करते हैं तब पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, अ चार्ज दैट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब मोर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए? जब हम किसी से ले लेते हैं तो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इस वजह से हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम ये जो चार्ज की यूनिट है। ठीक है, और ये जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था उनका नाम कूलम्स था, इसलिए इसकी यूनिट भी कूलम दी गई है। ओके, अब जब आपको एटम का नॉलेज हो गया है, इलेक्ट्रॉन का नॉलेज हो गया, प्रोटॉन पता चल गए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पता चल गया, तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझने में बहुत आसानी होगी। पहली बात तो ये कि जो वर्ड पोटेंशियल है ना, इसको आप समझिए। पोटेंशियल मतलब होता है कैपेसिटी, किसकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है, पोटेंशियल शब्द का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी, कि मैं तुमसे ज्यादा पोटेंशियल हूँ, मीन्स मेरे पास ज्यादा ताकत है। किसी भी रिस्पेक्ट में आप पोटेंशियल आप में ज्यादा हो सकता है, फाइनेंशियली आप किसी से ज्यादा पोटेंशियल हैं, आप फिजिकली किसी से ज्यादा पोटेंशियल है, मीन्स आप में ज्यादा शक्ति है, आप में ज्यादा कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, तो उन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है, और अगर उसको हम पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको बहुत सारी जगह इसको क्या होता है कि पानी के एग्जाम्पल से समझाया जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, ये दो टंकी है पानी की, ये पहली टंकी है, ठीक है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, और ये दूसरी टंकी है।
ठीक, इसमें ये इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये ज़्यादा भरी हुई है, ये कम भरी हुई है, ठीक है। अब इस टंकी से हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया इसमें, एक पाइप कनेक्ट कर दिया इसमें, और यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, और पानी इसमें आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, ये क्या हो गया हाई पोटेंशियल, और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आ रहा है। ये जो हो गया, ये एक रास्ता मिला है इसको आने के लिए, ये क्या है, एक रास्ता मिला इसको आने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए हमको भी एक पाथ देना पड़ता है, और वो हमारे पाथ होते हैं कंडक्टर्स। वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स। अभी आप समझिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल, और ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अगर आप इन्हीं दोनों को बराबर भर के या बराबर नहीं भी भर के, अगर इनको आप एक इक्वल उसमें रखेंगे लेवल पे, और फिर इनके बीच में से पाइप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अगर ये दोनों भरे हुए हैं तो पानी ना इसमें से इसमें जाएगा ना इसमें से इसमें जाएगा, ठीक है। अगर बाय चांस ये इतने भरे हुए हैं दोनों, ठीक है, तो भी पानी इसमें से इसमें और इसमें से इसमें नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमको एक थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, एक हमको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। सेम चीज होती है जब इलेक्ट्रॉन्स की बारी आती है, कि एक जगह जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। आप पानी की जगह इनको इलेक्ट्रॉन्स से भर दीजिए, ठीक है, काफी सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। अब इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए हमको इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, जो हम कंडक्टर से या वायर से कनेक्ट करते हैं, और फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। अब इसमें तो आते जाएंगे तो ये तो भर जाएगा, ये खाली हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स चलते रहे, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, ऐसे घूमता रहता है। ये तो आपको इससे समझ में आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो आपको ये तो ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यहाँ से हम एक चार्ज लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट तक, ये हो गया आपका इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी हो गया। आप ये चार्ज यहाँ पे लेकर आए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस चार्ज को यहाँ लाते हुए जो काम हुआ है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू points is an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो काम होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो चार्ज होता है ये ऑटोमेटिकली नहीं आता है, इसको लाया जाता है किसी न किसी फोर्स से उसको लाया जाता है। तो वही फोर्स, वही काम जो होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लाया गया है, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, मीन्स V इज इक्वल टू W/Q, 1 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, और क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं इसलिए हम वोल्टेज ही इसको कहेंगे, और इसको डिनोट किया जाता है V से। इसको किससे डिनोट किया जाता है, V से, और इसका फॉर्मूला क्या है, W/Q। अब क्योंकि W वर्क डन है इसलिए ये जूल्स में होगा, और Q क्योंकि चार्ज है तो ये कूलम्स में होगा, इसलिए वोल्टेज की यूनिट क्या हो जाती है, जूल्स पर कूलम्स, या फिर जूल्स कूलम्स इनवर्स, ठीक है। ये इसकी SI यूनिट होती है, ये क्या होगा, इसकी SI यूनिट। और वोल्टेज को देख, हर चीज को नापने के लिए आज की डेट में कोई ना कोई डिवाइस होता है, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होता है, हर चीज नापने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होता है। सेम वोल्टेज नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। कि एक हमने सर्किट में या कहीं पे भी कितना वोल्टेज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को नाप सकते हैं, ओके। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें
पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझ में आया है तो आपको नॉर्मली बुक में आपने देखा होगा एक एग्जांपल और दिया जाता है कि एक ग्लास रॉड को जब हम एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, दोनों को आपस में से रब करते हैं, इस तरीके से रब करते हैं, तो क्या होता है कि ग्लास रोड, मान लीजिए ये ग्लास रोड है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मतलब इसने क्या किया है कि अपने जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो सिल्क को दे दिए, सिल्क क्लॉथ को दे दिए, ठीक है। और ये क्लॉथ के ऊपर क्या होता है कि क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये इसमें इसके बाद क्या होता है कि जब हम इस रॉड को इस कपड़े के पास लाते हैं, इस कपड़े को इसके पास लाते हैं या थोड़े कम डिस्टेंस में एक दूसरे को रखते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपने देखा होगा, स्केल से हम अपने बालों को ऐसे रब करते हैं, उसके बाद पीस ऑफ पेपर्स के पास ले जाते हैं तो पीस ऑफ पेपर्स क्या होता है कि स्केल के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जो स्केल होता है वो हमारे बालों से नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा ले लेता है और पेपर के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस वजह से वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स है और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये तो एक क्या होगा कि बिना किसी कनेक्शन के करंट फ्लो हो रहा है, बट ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम करंट होता है, ठीक है, स्टैटिक्स करंट होता है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। बट अगर अब यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि आपने सेल देखे होंगे या बैटरी देखी होगी, जैसे सेल जो होते हैं हम लगाते हैं अपने रिमोट में लगाते हैं, ठीक है, या जो बच्चों के टॉयस होते हैं उसमें सेल लगे होते हैं तो वो सेल हो गए। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब बहुत सारे सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं बैटरी। तो ये जो बैटरी और सेल होते हैं इनमें ऑलरेडी पहले से कुछ केमिकल्स यूज करके, कुछ एनोड कैथोड यूज करके उनको ऑलरेडी एक बैटरी बनाई जाती है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इस तरीके से इनमें केमिकल्स को यूज करके, एनोड कैथोड इन सबको यूज करके क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। फिर यही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन्हीं को हम यूज करते हैं हमारी सर्किट में जिससे करंट फ्लो होता है। तो अब हम देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो होता है और करंट क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, और इसकी यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। हम वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, डिवाइस होती है, उससे हम मेजर करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, when two charged bodies of different electric potential, इसमें क्या दिया हो कि जब दो चार्ज्ड बॉडी जिनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, मीन्स एक बहुत ज्यादा नेगेटिव और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव, इस तरीके से होना चाहिए, आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, देन इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। फिर क्या होता है कि चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो इसमें ऑलरेडी ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, इस तरीके से इसमें कॉम्बिनेशन बना रखा है केमिकल्स का सबका कि ये ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट किया गया है। अब इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात ये कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडक्टर हमने यूज किया है, ठीक है, वो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, एक बल्ब ही मान लीजिए कि हमने एक बल्ब लगाया हुआ है। अब क्या होगा कि जब हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट इस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा, ठीक है, इससे ये करंट आएगा इधर और वापस इधर आ जाएगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन जो होती है वो
चार्ज के फ्लो के अपोजिट होती है, चार्ज के फ्लो के अपोजिट होती है। ओके, ठीक है। बैटरीज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट हो जाते हैं, और बैटरी के अंदर एक इस तरीके से उनको अलग अलग किया जाता है कि ये बैटरी के अंदर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, यहाँ पे एक ऐसे मेटल वायर होता है, नीचे ये होता है, तो इनके अंदर एक जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है और ये एनोड और कैथोड यूज किए जाते हैं, वो किस तरीके से उनके अंदर होता है वो सब केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। बट इस तरीके से कुछ होता है कि इधर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, और इन दोनों को आपस में सेपरेट किया जाता है कि ये इसके अंदर मिक्स ना हो, ऐसा इंसुलेटर उनके अंदर फिक्स किया जाता है। ठीक है, एनी हाउ उसको किया जाता है। फिर अब क्या होता है कि जब ये जो उसके अंदर केमिकल यूज किया जाता है, उन केमिकल्स का काम होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग एकोमोडेट करना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जब एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे वो केमिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना या और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन्स हो गए हैं, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं, तो इनको अब यहाँ से जाने के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए कुछ चाहिए, तो ये हमारी बैटरी है और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकलने के लिए हमने ये रास्ता दिया है। ठीक है, इनको हमने ये निकलने के लिए यहाँ से रास्ता दिया है। तो देखिए ये इस तरीके से जाते हैं इधर। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने ये रास्ता दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से जाते हैं और वापस यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होने के लिए से जाते हैं, और फिर इस तरीके से ये करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे यहाँ निकलने लगते हैं तो ये जो केमिकल इसके अंदर होता है फिर वो और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, बट करंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन आपस में रिवर्स होती है। ठीक है, अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जाएंगे, बट इसको हम अगर फिजिक्स में पढ़े तो ऐसा होता है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे करंट फ्लो होता है। और जब आप ये वायर हटा देंगे, मान लीजिए वायर यहाँ से ब्रेक हो जाए या यहाँ से कहीं से ब्रेक हो जाए या इसको हटा दें, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये रुक जाएगा, मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, when two charged bodies at different electric potential are connected by a metal wire, then electric charge will flow from the body at higher potential to the lower potential। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। और यही जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। It is the potential difference between the ends of the wire which makes the electric charge to flow in the wire। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या ये जो बैटरी होती है ये किसका काम करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स देती है कि आप जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ये फोर्स प्रोवाइड करती है, एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो इनको यहाँ जाने के लिए पुश करती है और फिर ये यहाँ के अट्रैक्ट होते हैं, फिर अंदर भी यही प्रोसेस इनका इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इन ए कंडक्टर सच एज मेटल वायर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, Q अपॉन टी, इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, Q अपॉन टी, कि कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर होती है। इसकी एम्पेयर यूनिट एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने करंट को इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट के नाम पे ये इसकी यूनिट रखी गई है। तो करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, और करंट को मेजर करने के लिए जैसे वोल्ट
वोल्टेज को मेजर करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है डिवाइस, वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर। मेजर करने के लिए होता है एमीटर। ओके। Then, the magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हुए हैं, ठीक है, उससे हम करंट को मेजर करते हैं। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हुआ है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पेयर करंट है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएंगी। 1 मिली एम्पेयर होता है 1/1000 एम्पेयर, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पेयर, और मिली एम्पेयर का ये शॉर्ट फॉर्म है, छोटा m और a, ठीक है, कैपिटल A। सो 1 मिली एम्पेयर होता है 10⁻³ एम्पेयर। देन 1 माइक्रो एम्पेयर होता है 10⁻6 एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पेयर को इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में 10⁻6 एम्पेयर। और ये छोटी यूनिट इसलिए भी आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि करंट जो होता है ना, बहुत कम वैल्यू में सप्लाई होता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिसमें मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर में करंट की नीड होती है, तो इसलिए आपको ये यूनिट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका करंट। अब जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अ सिंपल वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस the two ends of the conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminal of a cell or a battery। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल सके, इसके लिए हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करते हैं कंडक्टर के साथ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस या तो बैटरी हो सकती है या सेल हो सकता है। ठीक है, The conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal through the outer circuit। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब आप थोड़ा और इसको अच्छे से समझ लीजिए, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। एक्चुअली क्या होता है, जब तक हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में नहीं लगाते, ठीक है, जब भी हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में नहीं लगाते, तो उस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आराम से रहते हैं, लेकिन जब उनको कोई फोर्स मिल जाता है, अब वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, बट हम क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को वो फोर्स मानेंगे। ठीक है, बाकी आप किसी कंडक्टर को, जैसे होता है ना कि लोहे को एक साइड से अगर गर्म करो तो कुछ देर बाद वो दूसरी तरफ भी अपने आप होने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि जिस तरफ आपने उस लोहे को गर्म किया है, ठीक है, तो वहां के चार्ज जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको हीट प्रोड्यूस होती है, हीट उनको मिल जाती है, और वहां पे हीट उनके लिए फोर्स का काम करती है, पोटेंशियल का काम करती है। और वो चार्ज जब उनके एक्टिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी लोहे की रॉड है, आप इस तरफ से इसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो धीरे धीरे इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब तक आप इसको गर्म नहीं करते हो तब तक इसके चार्ज भी क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से घूमते रहते हैं, और जब इसको आप गर्म करना स्टार्ट कर देते हो तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाते हैं। तभी तो यहाँ से फिर यहाँ चार्ज हो जाते हैं और धीरे धीरे ये इस पोर्शन भी गर्म होने लगता है। सेम यहाँ पे भी होता है कि आप जब तक इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे या कोई फोर्स नहीं दोगे, ये कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, इनके आसपास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके साथ ये बॉन्डिंग बनाने के लिए ऐसे वैसे घूमते रहते हैं। जब इनको किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेल या बैटरी कुछ भी हो सकता है, जब कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कैसा कनेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी।
ओके, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट। अगर हम ये इस कनेक्शन को उल्टा कर दें, यहाँ पे नेगेटिव कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी और करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, बट ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और हमेशा ये जो बड़ा वाला होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये छोटा वाला जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से करंट फ्लो होता है। अब जब आपको ये करंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को जब आप देखेंगे, तो आपको इसके बाद करंट में रेजिस्टेंस क्या होता है, उनको कैसे पैरेलल सीरीज कनेक्शन क्या होता है, एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच बच्चों पढ़ने के लिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और एग्जाम्स आ रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।